हेलो स्टूडेंट्स, आज हम ब्लीक हाउस की बात करते हैं। ये वीडियो मैं हिंदी में बना रही हूँ और आराम से जिसको हिंदी समझ में आती है आप इस वीडियो से सारी बातें समझ सकते हैं। और बहुत सारे वीडियो मैंने इंग्लिश में बना दिए, पर फिर मुझे लगा कि मैं आपसे हिंदी में भी बात करूँ। तो ब्लीक हाउस जब चार्ल्स डिकेंस ने लिखा तो उनके दिमाग में, मतलब एक्चुअली इंग्लैंड में 1853 मार्च 1853 में लिखा है। 52 से 53 में पब्लिश हुआ है। मार्च 1852 से सितंबर 1853 में ये पब्लिश हुआ है, सीरियल वाइज पब्लिश हुआ है न्यूज़पेपर में। तो इससे पहले का आप अगर जानते हैं चार्ल्स डिकेंस को, तो उनका जो राइटिंग है वो बेसिकली सोसाइटी को लेकर के, और उनके कैरेक्टर्स बहुत स्पेशल होते हैं। जैसे कि मुझे बहुत पसंद है ओलिवर ट्विस्ट, छोटे बच्चे की कहानी है, लेकिन उस ज़माने का जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है जिसमें फैक्ट्रीज इस्टेब्लिश हो रही हैं, वर्किंग क्लास इमर्ज हो रहा है, और किस तरह से लंदन की स्थिति कितनी ख़राब है। अब मज़दूर 12-12, 18-18 घंटे काम करते हैं, फिर भी उनको मीगर वेजेस मिलते हैं। और जो कैपिटल होल्डर्स है, जो कि मतलब जो पूंजीपति है, वो मज़दूरों का शोषण कर रहे हैं, और गरीबी है, लाचारी है। लंदन का गरीब ड्रग लेता है, भूखा रहता है, मतलब बहुत बुरा हाल है। और इसी टाइम पे एक टाइम पे ऐसा भी था जब पूरी थेम्स नदी पूरा ह्यूमन शिट से भरी रहती थी। तो जो इंडस्ट्रियलाइजेशन का जो सबसे विकराल रूप है वो चार्ल्स डिकेंस ने देखा, और इसीलिए उन्होंने उस सब स्थिति को लिख दिया। मतलब इतना एलाबोरेटली उन्होंने लिखा है। और उनकी अपनी पर्सनल लाइफ में जो भी ट्रेजेडी हुई, जैसे कि उनके पिताजी ने उधार ले लिया था, फिर उनको जेल जाना पड़ा। और उस लंदन में उस ज़माने में एक जेल हुआ करती थी, डेटर्स जेल, जिसमें कि जो आपने पैसा लिया उधार और अगर नहीं दे पाए तो आपको जेल होती। तो जो जिस आदमी ने पैसा लिया उसको तो जेल होगी, पर उसके पूरे परिवार को भी जेल में डाल देते थे। और इसी तरह से चार्ल्स डिकेंस को भी जेल में जाना पड़ा। उसके बाद उनको एक फैक्ट्री में काम करना पड़ा जिसमें बहुत कम सैलरी थी, और पूरा दिन उस बच्चे का एक्सप्लॉयटेशन होता था। तो वो जो बचपन की जो कड़वी यादें थी वो उनके जहन में इतनी गहराई तक थी कि उसका पूरा का पूरा रिफ्लेक्शन आपको उनकी राइटिंग में नज़र आएगा। जैसे पिकविक पेपर्स आप देखेंगे तो वो पूरा एक तरह से आप कह सकते हैं कि ऑटोबायोग्राफिकल राइटिंग है। ब्लीक हाउस में भी जो ईसर समरसन है, ईसर समरसन का जो कैरेक्टर है वो एकदम ऑर्फन कैरेक्टर है, बहुत मीक और दबा हुआ और एकदम मतलब दबी कुचली सी लड़की है वो। और जो वहाँ की इंग्लैंड में जो उस ज़माने में विक्टोरियन सोसाइटी में जो महिलाओं की स्थिति थी, और इसमें जो हमारा एक कैरेक्टर है लेडी ऑनरिया। तो लेडी ऑनरिया जो कि मतलब एक फीमेल प्रोटेगोनिस्ट है इसमें। और ईस्टर समरसन तो है ही। ईस्टर समरसन बेटी है 20 इयर्स की, और उसकी माँ का नाम है लेडी ऑनरिया डेडलॉक, और उनकी शादी होती है सर लाइसेस्टर से। तो जो लेडी ऑनरिया का कैरेक्टर है वो हमेशा ही इस बात से डरी रहती है कि उनका पास्ट उनके हस्बैंड को पता चल जाएगा, क्योंकि शादी से पहले उनका नेमो नाम का कोई आदमी था। नेमो का मतलब होता है नो वन। तो इस तरह से एक कोई कैप्टन था वो, और उससे उसका अफेयर था, और उसके बाद वो प्रेग्नेंट हो गई और फिर उसने एक बच्ची को जन्म दिया। तो उसको ये तो पता था कि बच्चा पैदा हुआ, बस उसे ये बताया गया कि उसकी बच्ची की डेथ हो गई है, और वो कभी भी अपने बच्चे से नहीं मिली। तो उसे हमेशा ही ये पता था कि उसका बच्चा स्टिल बॉर्न पैदा हुआ, और उस बच्ची को ईस्टर समरसन को पाला था मिस बारबेरी ने। तो मिस बारबेरी जैसा नाम है ना, मतलब थोड़ा आप ऐसे बारबर जो मतलब बारबेरी मतलब बारबरस टाइप का जो होता है ना, बारबेरियंस जो काफ़ी क्रूअल किस्म के लोग होते हैं। तो इस तरह का कैरेक्टर था मिस बारबेरी का। और वो उसको हमेशा ईस्टर को ये कहती थी कि तुम्हारी वजह से तुम्हारी माँ मरी है, और मतलब उसको ईस्टर को ये बताया गया कि तुम्हारी माँ की डेथ हो गई है। तो उसने मिस बारबेरी एक्चुअली लेडी ऑनरिया की सिस्टर ही है। तो एक तरह से मासी ने ही पाला ईस्टर समरसन को, उनकी मदर की सिस्टर ने ही पाला, लेकिन वो इतनी बुरी तरह से उस बच्ची की परवरिश की, और उसमें कभी भी कोई कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता, हमेशा वो डरी रहती है। और जब जॉन डायस जो कि इसमें मतलब वो उनकी गार्जियनशिप लेते हैं, और जब वो उसको मैरिज का प्रपोजल देते हैं तो
हालांकि वो एलन वुडकार्ट को पसंद करती थी, लेकिन फिर भी मना नहीं कर पाई क्योंकि जॉन डाइस के बहुत एहसान थे उस पर। तो इस तरह से मतलब जो आप कैरेक्टर समझेंगे ना, उसमें आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि यूरोप की सोसाइटी कैसी थी, महिलाओं की स्थिति कैसी है, और जो ऑर्फन बच्चे हैं, जो अनाथ बच्चे हैं, उनकी क्या स्थिति है, या समाज में जैसे एक कैरेक्टर है इसमें टकिंगहॉर्न, जो कि सॉलिसिटर है, वकील है वो, और वो इतना क्रूअल वकील है, इतना एकदम प्रोफेशनल टाइप के वकील होते हैं ना, सिर्फ पैसों से मतलब होता है उनको। आप पैसा दो, देखिए उनसे कुछ भी काम करवा लो, मतलब आप उनसे कहोगे ना कि तुम कुछ भी कर लो, आप बस पैसा दे दीजिए उनको। तो जो इमोरल टाइप का कैरेक्टर होता है ना, जिसको इंसानियत से, जिसको किसी की कमज़ोरी से, मजबूरी से कोई मतलब नहीं, उसको सिर्फ पैसा चाहिए, ये इसी तरह का कैरेक्टर है टकिंगहॉर्न। और टकिंगहॉर्न एक्चुअली मिस्टर लाइसेस्टर का वकील है, जो कि जो भी उसकी स्टेट है, उसकी प्रॉपर्टी उसका देखरेख करता है। और इसी बीच में मिस्टर लाइसेस्टर, जो कि लेडी ऑनरिया के हस्बैंड हैं, उनको इसमें जॉन डाइस केस में भी वो एक मतलब उनका नाम है विल में, उनको प्रॉपर्टी मिलनी है, तो वो सारे इशू भी देखते हैं। अब मिस्टर टकिंगहॉर्न को जैसे ही समझ में आता है कि लेडी ऑनरिया का किसी से अफेयर था और कुछ था, तो वो बस उस केस को छोड़ के उसके पीछे पड़ जाता है, और अल्टीमेटली वो इतना उसके पीछे पड़ता महिला के कि वो आखिर में मतलब आत्महत्या ही कर लेती। तो इस तरह से आप जो देखेंगे ना कैरेक्टर्स किस तरह से हैं, वो सारा आपको समझ में आ जाएगा कि उस ज़माने का सोसाइटी कैसी थी। और आप जब इसमें पढ़ेंगे ना, तो आपको पढ़ने में इतना मज़ा आएगा, जिस तरह से वर्ड शब्दों के साथ ये खिलवाड़ करते हैं। डिकेंस बहुत बड़ा नाम है विक्टोरियन टाइम में, मतलब चार्ल्स डिकेंस एक बहुत बड़ा नाम है। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ, ये बस आप सुनना थोड़ा सा। ये एकदम पहला ही चैप्टर है इन चांसरी, और यहाँ पे फॉग का रेफरेंस है, जो कि बहुत बार क्वेश्चन भी आता है आपका, माइनर मेजर दोनों क्वेश्चन आ सकते हैं। और मैं सिर्फ एक डिस्क्रिप्शन है, वो लंदन में फॉग है, जैसे दिल्ली में भी तो फॉग हो जाता है ना दिवाली के आसपास, जो पोल्यूशन, धुआं और काले बादल छा जाते हैं दिल्ली के, तो उसी तरह से लंदन में भी बहुत फॉग है। फॉग एवरीवेयर, फॉग अप द रिवर वेयर इट फ्लॉज अमंग green aids and meadows, fog down the river where it rolls defiled among the tires of shipping and waterside pollutions of great and dirty city, fog on Essex marshes, fog on Kentish heights, fog creeping into the caboose of Collier Bridge, fog lying out on the yards and hovering in the rigging of great ship, fog dropping on the gunwales of barges and small boats, fog in the eyes and throats of ancient Greenwich pensioners, wheezingly by the fireside of their baths, fog in the steam and bowl of the afternoon pipe of the wrathful skipper down in his close cabin, fog cruelly pinching the toes, and fog of his shivering little apprentice boy on deck, chance people on the bridges sweeping over the parapets into a nether sky of fog, and the fog all around them, and if they were up in the balloon and hanging in the mystery cloud. तो आपने देखा फॉग का रेफरेंस किस तरह, इस तरह कहीं भी कोई भी पेज आप उठा लीजिए, इतना अच्छा शब्दों के साथ खिलवाड़ करते हैं चार्ल्स डिकेंस. I gathered from the conversation that Mr. Skimpole had been educated for the medieval profession and had once lived in his professional capacity in the household of German prince. He told us, however, that there he has always been a mere child in point of weight and measure, and had never known anything about them except that they disgusted him. He had never been able to prescribe with the requisite accuracy of detail. In fact, he said he had no head for detail, and he told us with great humor that when he was wanted to bleed the prince or physique any of his people, he was generally found lying on his deck in bed, reading the newspaper or making fancy sketches in pencil, and couldn't come. The prince at last objecting to this, in which said Mr. Skimpole, in the
frankest manner. He was perfectly right. The engagement terminated, and Mr. Skimpole, having, as he added with delightful gaiety, nothing so live upon but love, fell in love and married, and surrounded himself with rosy cheeks. His good friend Jarndyce and some other of good friends then helped him in quicker or slower succession to several openings in life, but to no purpose, for he must confess to two of the eldest infirmities in the world, and one was that he had no idea of time, the other that he had no idea of money. So that's how, while I'm reading, I'm just trying to give you an idea that this is what he's writing, and that's how you can get into. So मतलब इसमें कितने सारे चैप्टर है देखो, ऑलमोस्ट 67 चैप्टर है और टोटल 978, आप कुल मिला के 1000 पेजेस इसको मान लीजिए। और इसके जो ये बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से लिखी गई है, कहानी को पूरा बनाया गया है, सोचा गया है, चरित्र, बहुत सारे चरित्र बनाए गए हैं, प्लॉट्स है, बहुत सारी कहानी है। तो आप कुल मिला के मतलब एक बहुत बड़ा यूँ समझ लो पूरी की पूरी यूरोप, लंदन की सोसाइटी हम इसमें देख रहे हैं। कुछ इन्फॉर्मेशंस है जो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगी, वो ये कि एडगर जॉनसन, जिनकी की किताब है चार्ल्स डिकेंस कॉलन द ट्रेजेडी एंड ट्रायम्फ 1952, ये बुक बहुत इम्पॉर्टेंट है बिकॉज एडगर जॉनसन ने जो बायोग्राफी लिखी है उनकी, चार्ल्स डिकेंस की, ये बहुत बहुत सिग्निफिकेंट है। तो आप जब भी लिख रहे हैं तो आप इसका रेफरेंस ज़रूर दें। और इसमें वर्जीनिया वुल्फ के बहुत बार रेफरेंसेस आते हैं, आप अगर पढ़ेंगे तो, क्योंकि वो कंटेम्प्रेरी है तो आप पढ़ेंगे तो उनका एक डिफरेंट एस्पेक्ट है, तो ये आप देखेंगे। और जिसका जो पब्लिकेशन है वो मार्च 1852 से सितंबर 1853 का है। विक्टोरियन टाइम पीरियड में आपको बता दूं 1837 से 1901 का है। डिकेंस का बर्थ 1812 से लेके 1812 में उनका बर्थ है और 1870 तक वो ज़िंदा रहे। और जो सबसे फेमस है ओलिवर ट्विस्ट, वो उसका पब्लिकेशन 1832 का है और ब्लीक हाउस पब्लिश हुआ था 1853 में। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशंस हैं, बाकी आप इसमें जो कैरेक्टर्स हैं वो आप समझे। और जब हम इसमें बात करते हैं तो बेसिकली हम इसके कैरेक्टर्स की बात करते हैं, इसमें जो जुडिशरी को लेकर के जो बहुत बड़ा सटायर है, कमेंट है, उसकी बात हम करते हैं। जो फेमिनिन कैरेक्टर्स है, फीमेल कैरेक्टर्स है, लेडी ओनरिया, ईस्टर समरसन, मिस बारबेरी, जेलीबी, ये सारे कैरेक्टर हम इसमें डिस्कस करते हैं। और जो मेल कैरेक्टर्स हैं उसमें मिस्टर लाइसेस्टर हो गया, मिस्टर लाइसेस्टर जो कि एक रॉयल फैमिली से आता है, टकिंग हॉर्न एक लॉ का या मतलब एक जो लॉ प्रैक्टिस करते हैं उनका एक क्रूअल फॉर्म इसमें देखते हैं। मिस्टर बकेट है जो कि एक इंस्पेक्टर है, और ये इंस्पेक्टर इसलिए सिग्निफिकेंट है क्योंकि जो सिपाही मतलब पुलिस में जो जासूसी करते हैं ना, जासूस जो होते हैं, वो पहली बार इंट्रोड्यूस हुए थे, तो ये इसमें आप देखेंगे। और इसके बाद एक बात और ख़ास है कि जब ब्लीक हाउस लिखा गया था उसके बाद इंग्लैंड में जुडिशल रिफॉर्म हुए थे, जिसमें कि ये तय किया गया था कि कोई भी केस इतना लंबा नहीं चलना चाहिए, उनको किसी न किसी तरह से आप निपटा दो। और सबसे बड़ी बात है कि जो जार्नडाइस केस हम डिस्कस करते हैं, एक बहुत बड़ी संपत्ति जार्नडाइस थे जिन्होंने बहुत सारी विल लिख दी थी, अपनी वसीयतें लिख दी थी 11-12, और उन वसीयतों के चक्कर में बहुत सारे लोग उसमें नाम आ गए थे और वो सब आपस में केस लड़ रहे हैं और केस चलता रहता है। तो ये सारी इसकी कहानी है। तो आप जब इसको पढ़ें तो इसके बहुत सारे नोट्स मैंने अपने वीडियो में पहले ही दे दिए हैं। इसमें मैंने ब्लीक हाउस पे मैंने बहुत सारे वीडियो बना रखे हैं। स्पेसिफिकली कुछ वीडियो हैं जिनमें कि आपको चैप्टर वाइज समरी आपको मिल जाएगी, इसके कैरेक्टर्स आपको मिल जाएंगे, प्लॉट, समरी, सिंबल, थीम, सारे जो मेन पॉइंट्स हैं वो आपको मिल जाएंगे। उसके अलावा कुछ बहुत ही बेस्ट आर्टिकल्स हैं, जैसे कि एक आर्टिकल है लॉ पे, वो स्पेशली डिस्कस किया गया है। इसकी स्टोरी, इसका कैरेक्टर, इसकी फेमिनिटी, बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं सिस्टमेटिकली डिस्कस की है। कुछ हमने बुलेट पॉइंट्स तैयार किए हैं जैसे पीपीटी के रूप में, तो उसमें आप देखेंगे कि वो बुलेट पॉइंट्स अगर आप देखते हैं, अगर आप उसको एक बार गो थ्रू हो जाते हैं तो आपको काफ़ी आसान हो जाएगा। तो अब मुझे लगता है कि जो आपका जो इस बार एमए में जो सिलेबस में आपको ब्लीक हाउस आएगा उसके लिए अच्छी खासी तैयारी हमने की है। और
मेल पे भी मैंने आपको मटेरियल भेजा है, व्हाट्सएप पे भेजा है, तो वो सब भी आप देख लें। और मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट। और अभी जो भी मुझे लगेगा एग्ज़ाम से पहले तक मैं सारी वीडियो अपलोड करने की कोशिश करूँगी, लेकिन आप देखें ज़रूर, सुने ज़रूर, और हाँ, मुझे कमेंट ज़रूर करिएगा कि कैसा लगा। और मैं इससे क्या कि देखो, मैं मेहनत बहुत करती हूँ, तो आप लोगों के कमेंट्स और वो सब उसकी बहुत मतलब ज़रूरत रहती। सो थैंक यू सो मच। जय हिंद।